नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। आज का जो मॉड्यूल है वो है टेम्पल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड वीक 8 लेक्चर नंबर 36। और आज का जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिशन टेम्पल आर्किटेक्चर। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने डिस्कशन किया था खजुराहो के मंदिरों के बारे में। हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार जो है खजुराहो में टेम्पल आर्किटेक्चर का जो एवोल्यूशन होता है। और यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हम कह सकते हैं कि जो है 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी एडी में हमें एक मूवमेंट दिखाई देता है। और वो मूवमेंट क्या है? हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की कंस्ट्रक्शन का एक मूवमेंट जो है हमें दिखाई देता है। एक और अलग अलग जोन्स में इंडिया के हमें जो है रीजनल पैटर्न पर जो है मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य में दिखाई देते हैं। और उन मंदिरों का अवशेष आज भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे सेंट्रल इंडिया में हमें दिखाई देता है खजुराहो समूह के मंदिर दिखाई देते हैं। वेस्टर्न इंडिया में भी हमें मंदिर दिखाई देते हैं। उसी क्रम में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो है पल्लवों के बाद चोल जो है इसी परंपरा को आगे लेके चलते हुए दिखाई देते हैं। और वही ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा एक प्रमुख केंद्र के रूप में हमें दिखाई देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मंदिर स्थापत्य का आरंभ जो है वहाँ पर हमें 600 एडी से दिखाई देता है। और वो परंपरा लगभग जो है 14th सेंचुरी एडी तक चलती हुई दिखाई हमें देती है। और यहाँ पे एक पूरा का पूरा मंदिर के निर्माण की एक परंपरा हमें दिखाई देती है, जिसी क्रम में जो है वहाँ पर मंदिरों का जो है विकास होता है। और उसमें जो है वो अलग अलग हमें फेजेस जो है दिखाई देते हैं। सो आज की क्लास में हम मुख्य रूप से बात करेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे और अर्ली मॉन्यूमेंट्स ऑफ ओडिशा उसकी बात करेंगे। एंड इसके अलावा जो है एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिशन टेम्पल्स की जो है हम बात करेंगे। अगर हम हिंदू मंदिरों की बात करें तो हिंदू मंदिर जो है ना सिर्फ एक पूजा के केंद्र नहीं है, वो एक हमारे धार्मिक केंद्र के रूप में दिखाई देते हैं, कला के केंद्र के रूप में दिखाई देते हैं। वो हमारे मानवीय मूल्यों के एक केंद्र के रूप में जो है हमें दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हिंदू मंदिर हैं वो एक तरीके से सिंबलाइज करते हैं ह्यूमन और जो डिवाइन गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनके रिलेशनशिप को जो दिखाने का एक माध्यम के रूप में हम देख सकते हैं उसको। और जो मंदिर हैं भारत में उनको मुख्य रूप से जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं नागर शैली के मंदिरों में, वेसर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिरों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक अन्य स्टाइल दिखाई देता है, गडग स्टाइल भी हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो है हमें अलग अलग स्टाइल जो है दिखाई देते हैं। एंड अगर हम उड़ीसा की आर्किटेक्चर की बात करें तो उड़ीसा का जो आर्किटेक्चर है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर उड़ीसा का, वो जनरली जो है किस नाम से जाना जाता है? वो जनरली नागर शैली के अंतर्गत आता है, किंतु उसमें हमें क्षेत्रीय विभेद जो है हमें दिखाई देता है। और इसलिए जो है उड़ीसा के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, उड़ीसा की जो मंदिर स्थापत्य की शैली है उसे कलिंगा स्टाइल भी कहते हैं। और समटाइम्स जो है उसे उड़िया शैली के मंदिर भी कहते हैं, समटाइम्स उसे जो है कलिंगन शैली भी बोलते हैं, समटाइम्स उसे पूर्वी शैली के मंदिर भी, ईस्टर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी जो है उसे कहा जाता है। जिसका प्रभाव लगभग जो है हमें उड़ीसा के ज्यादातर क्षेत्रों में जो है इस शैली के मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। अगर इसी क्रम में हम बात करें कि उड़ीसा के जो मंदिर हैं, अगर उनकी विभाजन की बात करें तो उड़ीसा में मंदिरों के जो है हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार दिखाई देते हैं। वो है आपके रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उड़ीसा में मंदिरों का विकास हुआ और कौन से वो प्रथम मंदिर हैं जो कि नोन है और सरवाइव कर रहे हैं, हम उन मंदिरों की बात करेंगे। इसके अलावा जो उड़ीसा शैली के मंदिर है वो मुख्य रूप से जो आरंभिक मंदिर आपको जो दिखाई देंगे उड़ीसा के, वो ज्यादातर शिव को समर्पित है। उसके अलावा जो है हमें वैष्णो टेम्पल भी प्राप्त होते हैं और कुछ टेम्पल जो है वो हमें शाक्तवर्षिप से संबंधित जो है मंदिर भी प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जो है हमें सूर्य मंदिर भी प्राप्त होता है। तो उड़ीसा में हमें जो है उनके धार्मिक गतिविधियों में हमें जो है विविधता जो है दिखाई देती है, जिसकी पुष्टि वहां से प्राप्त होने वाले मंदिरों से होती है। आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख सकते हैं कि जो प्रमुख मंदिर हैं उड़ीसा के वो हमें मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं भुवनेश्वर में प्राप्त होते हैं। भुवनेश्वर यहाँ पर लोकेटेड है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र हमें दिखाई देता है वो है पुरी, और तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र दिखाई देता है वो है कोणार्क। तो ये ट्राइंगल जो हमें दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क का एक ट्राइंगल हमें दिखाई देता है, जिनके अध्ययन यहाँ के मंदिरों के
अध्ययन से जो है आप उड़ीसा और कलिंगा जिसको बोलते हैं स्टाइल के मंदिरों की पूरी जो है उसकी परिकल्पना को जो है आप आसानी से जो है समझ सकते हैं। इसके अलावा अन्य केंद्र भी हमें प्राप्त होते हैं जहाँ पे जो है हमें मंदिर प्राप्त होते हैं, पर वहाँ पे मंदिरों की संख्या इक्का दुक्का है, इसलिए हम मुख्य रूप से अपने आप को संकेंद्रित करेंगे भुवनेश्वर और पुरी और कोणार्क के मंदिरों पर जो है हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय में आपको बहुत सारी बातें बतानी है। 30 मिनट के लेक्चर में बहुत संभव नहीं है कि हम बहुत सारी बातें बता पाए, इसलिए हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के मंदिरों के ऊपर जो है हम फोकस करेंगे। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि उड़ीसा का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी बात करें तो उड़ीसा को जो है प्राचीन नाम है वो कलिंग के नाम से जाना जाता है, समटाइम्स उसको उत्कल भी कहते हैं, समटाइम्स ओद्र भी कहते हैं, और इसका एक बड़ा बाउंड्री हमें दिखाई देता है, एक बड़े क्षेत्र में जो है हमें दिखाई देता है। और उड़ीसा का जो राजनीतिक इतिहास की बात करें वो बहुत गौरवशाली अतीत हमें दिखाई देता है। और उड़ीसा के लोगों का जो हम बात करें ट्रेड में, मरीन ट्रेड में एक महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है, और उनका क्लोज एसोसिएशन दिखाई देता है साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं, उनके साथ एक क्लोज ट्रेड रिलेशन जो है हमें दिखाई देता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो है ये क्षेत्र हमेशा से ही जो है प्राकृतिक जो झंझावत थे, यानी प्राकृतिक जो कैलेमिटीज थी, नेचुरल कैलेमिटीज, उनको झेलने के बावजूद भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जो है हमें दिखाई देता है, चाहे वो सांस्कृतिक केंद्र हो चाहे आर्थिक केंद्र हो, इन महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमें दिखाई देता है प्राचीन काल से ही। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि महाभारत में भी जो है हमें क्षेत्र के विवरण हमें दिखाई देते हैं, और इसके अलावा जो है ये क्षेत्र जो है मुख्य रूप से भारत के पूर्वी समुद्री तट पर जो है स्थित है, इसलिए व्यापार आदि का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमें दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना हमें दिखाई देती है वो है हमें जो है नंदों के काल में भी हमें इसकी सूचना मिलती है, मौर्य जो शासक हैं उनके शासनकाल में भी जो है हमें इस केंद्र के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में सूचना प्राप्त होती है। और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत है प्राचीन कलिंग के इतिहास के जानने का। अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो क्षेत्र था ये इनके अधीन था, और अशोक के समय जो है यहाँ पर एक भीषण युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध बहुत फेमस है, वो हुआ था। और खारवेल के बारे में आपको हमने पहले भी चर्चा किया है, जब हम उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने खारवेल की विस्तृत चर्चा की थी, तो यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सो एक लंबा इतिहास जो हमें दिखाई देता है जिसमें मुख्य रूप से उड़ीसा आर्किटेक्चर को डेवलप करने में जिन शासकों का महत्वपूर्ण योगदान हमें दिखाई देता है वो शासक हैं भौमिकर जो शासक हैं, उसके अलावा जो है केसरीज, सोमवंशी और गंग राजवंश के शासकों का महत्वपूर्ण योगदान जो है हमें दिखाई देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्ली मॉन्यूमेंट की बात करें तो अर्ली मॉन्यूमेंट में हमें जो सबसे प्रथम मॉन्यूमेंट हमें दिखाई देते हैं वो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी से हमें प्राप्त होते हैं, जो कि जैन सेंटर के रूप में हमें दिखाई देते हैं, और इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हमें दिखाई देता है जो कि ललितगिरी बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से जो है फेमस है, और यहाँ से जो है 1st सेंचुरी एडी से लेके जो है हमें 6th सेंचुरी एडी तक लगातार जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था, जिसमें जो है रत्नागिरी और उदयगिरी ये 3 ट्रायंगल बनते हैं जो कि बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे उड़ीसा में। यानी अगर आपको उड़ीसा में बौद्ध धर्म का अगर अध्ययन करना हो तो आपको मुख्य रूप से ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी का अध्ययन करना चाहिए। उसके अध्ययन के माध्यम से उड़ीसा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर वो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक अपसाइडल टेम्पल का रिमेन्स है, बुद्ध की प्रतिमा बहुत सुंदर ढंग से जो है जो कि स्थानीय प्रस्तर से निर्मित है वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अब हम बात करेंगे कि उड़ीसा में जो मंदिर स्थापत्य की बात करें तो उड़ीसा में मंदिर स्थापत्य की अगर विकास की बात करें, एवोल्यूशन की बात करें तो इस पे पर्सी ब्राउन ने जो है उड़ीसा के मंदिरों के विकास को 3 भागों में जो है विभाजित किया है, और वो 3 चरणों में उसकी बात करते हैं कि 3 चरणों में उड़ीसा में मंदिरों का विकास हुआ। प्रथम जो चरण है उसे अर्ली पीरियड टेम्पल्स कहते हैं, दूसरा जो है मिडिल पीरियड टेम्पल, एंड तीसरा जो है लेटर पीरियड टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। और इसकी डेट भी उन्होंने निर्धारित की है 750 से 900 ईसी, 900 से 1100 सी और 1100 से 1250 सी। किंतु आज की क्लास में हम जो है जो रिवाइज टर्मिनोलॉजी है उसका प्रयोग करेंगे, और जो रिवाइज टर्मिनोलॉजी है उसके लिए नए नोमेनक्लेचर प्रयोग किए जाते हैं। सो जो अर्ली फेज था पर्सी ब्राउन का उसे जो है फॉर्मेटिव फेज के नाम से जो है जाना जाता है, जिसकी डेट जो है क्रोनोलॉजी रिवाइज हुई है 600 से लेकर 900
ईस्वी के बीच का जो फेज है ये फॉर्मेटिव फेज के नाम से जो है जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो ट्रांजिशनल फेज है उसकी बात करें। ये ट्रांजिशनल फेज पर्सी ब्राउन के मिडिल फेज का ही दूसरा नाम है एक तरीके से, और इसकी जो डेट है वही जो पर्सी ब्राउन ने निर्धारित की थी 900 से लेकर 1100 ईस्वी के बीच का जो काल है ये ट्रांजिशनल फेज के नाम से जाना जाता है। एंड अगला जो फेज है वो है कल्मिनेशन फेज, यानी जब हमें कलिंगन आर्किटेक्चर में, ओडिशन आर्किटेक्चर में जो है हमें विकास जो है अपने चरम पर दिखाई देता है, उस फेज को जो है हम कल्मिनेशन फेज कह सकते हैं, जो कि पर्सी ब्राउन के लेटर फेज के साथ जो है एसोसिएटेड है और जिसकी डेट मानी जाती है क्रोनोलॉजी 1100 से लेके 1250 ईस्वी के बीच जो है इसे रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उड़ीसा में जो मंदिरों का विकास है वो 3 जो है चरणों में हमें दिखाई देता है। अब हम आरंभिक चरण की बात करेंगे जिसे फॉर्मेटिव फेज माना गया है, जिसकी डेट जो है 600 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी के बीच मानी गई है। इसमें कुल हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो भुवनेश्वर के एग्जाम्पल लिए। पहले हम आपको बता चुके हैं कि हम भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के आधार पर ही इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं ये 3 प्रमुख मंदिर जो है आपको दिखाई देते हैं जो कि 600 AD से संबंधित हैं, और इसके बाद हमें दिखाई देता है परशुरामेश्वर, वैताल देउल, उत्तरेश्वर और ईश्वरेश्वर टेम्पल। सो दीज आर द टेम्पल्स जो कि फॉर्मेटिव स्टेज से संबंधित हैं, यानी प्रथम चरण से जो है संबंधित हैं, और इसमें हमें अर्ली जो है टेक्निक्स दिखाई देती हैं। मंदिर स्थापत्य के आरंभिक स्वरूप जो है इन मंदिरों में हमें दिखाई देते हैं। और अगर हम ट्रांजिशनल फेज की बात करें तो ट्रांजिशनल फेज के जो है 9 to 11 सेंचुरी एडी का फेज जो है ट्रांजिशनल फेज के अंतर्गत माना जाता है। इसके अंतर्गत जो मंदिर हैं वो है मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। इन मंदिरों को जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे मंदिर भुवनेश्वर में हैं एक्सेप्ट जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, जिसका निर्माण माना जाता है कि 1100 ईस्वी के आसपास जो है कभी किया गया होगा। अगला जो फेज है जो कि विकसित फेज माना जाता है, कल्मिनेशन फेज जो है, जो कि 11 to 12 सेंचुरी एडी के बीच का जो फेज है इसे इसके अंतर्गत रखते हैं। और इसमें जो सबसे पहला मंदिर हमें दिखाई देता है वो है अनंत वासुदेव मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उसी क्रम में जो है हमें सिद्धेश्वर मंदिर दिखाई देता है, केदारेश्वर, जमेश्वर, मेघेश्वर, सारी देउल, सोमेश्वर, राजा रानी। ये सारे के सारे मंदिर जो है सभी के सभी मंदिर जो है कहाँ पर हैं? ये सभी के सभी मंदिर जो है भुवनेश्वर में जो है हमें दिखाई प्राप्त होते हैं। लास्ट जो मंदिर है जो कि 1250 ईस्वी में बना, यानी 13 सेंचुरी एडी के मध्य में बनता है, वो है सन टेम्पल कोणार्क, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य का चरम जो है चरम परिणति हमें इसी मंदिर में दिखाई देती है, जो कि सबसे भव्य, सबसे बड़े मंदिरों में से एक दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिव फेज की बात करेंगे। तो फॉर्मेटिव फेज का आरंभ की बात करें तो वो हमें शैलोद्भव जो रूलर्स थे और अर्ली जो भौमकर रूलर थे उनके शासन काल में मंदिर स्थापत्य की परंपरा जो है हमें उड़ीसा में आरंभ होती हुई दिखाई देती है। और इसका जो फेज है ऑलरेडी आप जानते हैं, क्रोनोलॉजी जानते हैं। प्रमुख मंदिरों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शत्रुघ्नेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, भारतेश्वर, परशुरामेश्वर, वैताल देव प्रमुख मंदिरों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और इन्हीं प्रमुख मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर है परशुरामेश्वर मंदिर, जो है सबसे प्रमुख मंदिर के रूप में हमें दिखाई देता है, जो कि 7 सेंचुरी एडी से संबंधित मंदिर माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन मंदिरों के और क्या प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं, जो फॉर्मेटिव फेज के जो मंदिर हैं उसमें अष्टग्रहों के डिपिक्शन हमें जो है दिखाई देते हैं, बट केतु का डिपिक्शन हमें नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा जो है मंदिरों की अगर हम प्लान की बात करें, योजना, तो योजना जो है ज्यादातर जो मंदिर त्रिरथ योजना पर जो है, त्रिरथ प्लान पर जो है निर्मित हैं। इसके अलावा जो है हमें पग के भी साक्ष्य दिखाई देते हैं। एलिवेशन जो है जिसे बड कहा जाता था उसकी प्राप्ति होती है, और वो जो है एलिवेशन 3 भागों में जो है विभाजित थे। कहाँ के? फॉर्मेटिव फेज के, प्रभग, जंघा एंड द बरंड, ये 3 भागों में जो है हमें वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गंडी के साक्ष्य भी जो है हमें दिखाई देता है। और इसके अगर टेम्पल साइज की बात करें तो टेम्पल साइज जो है वो छोटे से जो है मॉडरेट, यानी छोटे से मध्यम आकार के जो है हमें इस चरण में जो है मंदिर
प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा नो डोपिचा सिंह के डिपिक्शन हमें जो है शिखर में नहीं दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे अर्ली टेम्पल्स की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है शत्रुघ्नेश्वर टेम्पल, जो कि 6th सेंचुरी सी से जो है संबंधित माना जाता है। और इस मंदिर को आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ जो है आपको गर्भगृह दिखाई दे रहा होगा, और गर्भगृह में छोटा सा जो है आपको प्रवेश द्वार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और ये मंदिर जो है अत्यंत सिंपल आकार का जो है आपको दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा आमलक, जो कि इसके आकार, मंदिर के आकार की तुलना में बात करें तो उसकी तुलना में अत्यंत वृहद है, उस प्रकार के दिखाई देते हैं। और मंदिर के जो डोर जैम है वो जो है अत्यंत अलंकृत दिखाई देते हैं। और नंदी की प्रतिमा से आप सब संबंध कर सकते हैं कि ये शिव का जो है मंदिर है। इसके अलावा जो है लिंटन पर जो है हमें अनेकों जो है डिपिक्शन दिखाई देते हैं, शिव से संबंधित डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है हमें गवाक्ष के भी जो है हमें अंकन ये यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगला मंदिर जो है भारतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये भी 6th सेंचुरी सी का मंदिर है। और ये तीनों मंदिर जो है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों मंदिर जो है एक दूसरे के समीप स्थित है, यानी एक ही अलाइनमेंट में जो है तीनों मंदिर हमें प्राप्त होते हैं, भुवनेश्वर से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है शिवलिंग का डिपिक्शन जो है आपको लक्ष्मणेश्वर मंदिर में दिखाई दे रहा है। और ये प्लान है शत्रुघ्नेश्वर टेम्पल का प्लान है। आप देख सकते हैं कि जो है स्क्वायर सैंक्टम जो है अंदर से एकदम स्क्वायर हमें जो है प्राप्त होता है। और सिर्फ आरंभिक जो मंदिर थे उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्भगृह के जो है हमें डिपिक्शन दिखाई देते हैं। सो अगला जो मंदिर है वो है परशुरामेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो कि 8th सेंचुरी AD का जो है मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये शिव को समर्पित है, और जो है इसका निर्माण जो है शैलोद्भव शासकों के शासन काल में जो है हुआ था। और ये जो मंदिर है ये त्रिरथ प्रकार का जो है मंदिर है, त्रिरथ प्रकार का जो है ये मंदिर है। और अगर इसकी बात करें तो इस मंदिर में जो हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसमें एक नई जो है हमें चीज जो है दिखाई देती है कि एक मंडप, जिसे उड़ीसा में जो है जगमोहन कहा जाता था, वो जो है एक नया कंपोनेंट ऐड होता हुआ हमें दिखाई देता है। अभी के मंदिरों में, पहले के मंदिर में आपने क्या देखा, जो प्रीवियस मैंने मंदिर दिखाया उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्भगृह दिखाई देता है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें जो है नया मंडप दिखाई दे रहा है, जिसकी छत जो है सपाट है पूरी तरीके से, लेकिन एक स्लोपिंग टायर आपको जो है दिखाई देगा जिसकी संख्या 1 है। और ग्रेजुअली आगे जब हम आएंगे, आगे जाके देखेंगे तो आगे के चरणों में यही जो है स्लोपिंग टायर हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे इस मंदिर का ये प्लान आपको जो है दिखाई दे रहा है। इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे कि जो पिलर्स की संख्या जो है हमें दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा जो जगमोहन है वो 6 स्तंभों पर जो है आधारित है। कुल 6 स्तंभ हमें जो है इसमें प्राप्त होते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि जो शुरू में जो मंदिर थे वो सिर्फ और सिर्फ गर्भगृह यानी कि देऊल होता था, और बाद में इसी में आगे जो है एक्सटेंशन होता हुआ हमें जगमोहन दिखाई देता है। और यही दोनों जो है प्रमुख विशेषता के रूप में कलिंगन आर्किटेक्चर के हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो है जो क्राउनिंग एलिमेंट है मस्तक, वो हमें दिखाई देता है। और आमलक जो है अपने हम कह सकते हैं कि साइज में मंदिर के हिसाब से जो है अत्यंत बड़ा हमें जो है आमलक दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है हमें जो है 1 हेडेड या 2 बॉडीज लाइन के डिपिक्शन जो है हमें प्राप्त होते हैं, जो कि पूर्ववर्ती मंदिरों में नहीं प्राप्त होते हैं। अगला जो मंदिर है वह वैताल देउल मंदिर है। ये मंदिर जो है 850 सी यानी 850 से संबंधित है। और इस मंदिर के ऊपर जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट खाखरा स्टाइल टेम्पल माना जाता है। यानी इस मंदिर में जो है हमें बुद्धिस्ट चैत्य के प्रभाव जो है दिखाई देते हैं, जो कि इसके शिखर में दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके ऊपर जो है बुद्धिस्ट चैत्य के प्रभाव दिखाई देते हैं। और इस मंदिर के ऊपर हमें जो है 3 आमलक जो है दिखाई दे, 3 क्राउनिंग एलिमेंट, 3 आमलक दिखाई देते हैं। और ये जो मंदिर है ये पंचायतन 5 श्राइन का एग्जाम्पल के रूप में हमें दिखाई देता है। 5 मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, एक यहाँ पर है और एक पीछे की तरफ है। तो 5 श्राइन टेम्पल का वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है ओडिशन आर्किटेक्चर में एग्जाम्पल माना जाता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक स्लोपिंग टायर आपको जो है दिखाई दे रहा है, और ऊपर की जो छत है वो एकदम सपाट आपको जो है दिखाई देती है। ट्रांजिशनल फेज की बात करें तो जो ट्रांजिशनल फेज है उड़ीसा का वो 9 to 11 सेंचुरी एडी के बीच का माना जाता है। और इसके अंतर्गत जो है अनेकों मंदिर जो है माने जाते हैं। सो समटाइम्स जो है वैताल देउल को
जो है इसके अंतर्गत रखते हैं, बिकॉज वैताल देउल जो है एक तरीके से ट्रांजिशनल फेज को डिनोट करता है। तो कई बार स्कॉलर जो है उसको फॉर्मेटिव फेज में भी रखते हैं और कई बार जो स्कॉलर जो है उसको ट्रांजिशनल फेज के अंतर्गत भी रखते हैं, बिकॉज ये एक तरीके से जो है नए एलिमेंट इसमें जुड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इस काल के मंदिरों में जो है हमें वज्रयान फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस जो है दिखाई देने लगता है, और इरोटिक जो स्कल्पचर्स हैं जो है वो हमें जो है उड़ीसा के मंदिरों में इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं। मंदिर को जो बाहरी दीवार है उस पे ऊपर हमें मिथुन आकृतियों के अंकन हमें जो है दिखाई देने लगते हैं। और इस काल का सबसे प्रमुख जो मंदिर माना जाता है वो है मुक्तेश्वर मंदिर, जिसे जो है जेम ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। उड़ीसा के मंदिरों का जो है इसे रत्न जो है कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें हमने आपको बताया कि मुखशाला एक महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में दिखाई देता है, ट्रांजिशनल फेज के महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में दिखाई देता है। और इसकी जो पिरामिडिकल जो रूफ जो थी, वो जो फ्लैट रूफ थी, वो आगे चलकर जो इस फेज में पिरामिडल सुपर स्ट्रक्चर के रूप में ऊपर उसका जो आकार धीरे धीरे जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जो स्लोपिंग टायर्स है उनकी संख्या जो है ट्रांजिशनल फेज में बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा जो है हमें जो पभग है उसमें 4 मोल्डिंग के एविडेंस से जो है हमें ट्रांजिशनल फेज में जो है दिखाई देते हैं। सो बहुत सारे नए कंपोनेंट, बहुत सारे नए एलिमेंट जो है ट्रांजिशनल फेज में इंट्रोड्यूस होते हैं, जो आगे चलकर जो है आपको जो कल्मिनेशन फेज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में जो है आपको दिखाई देंगे। यानी इस काल में जो है हमें बहुत सारे नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है हमें डेकोरेटिव मोटिव्स जो है इस फेज में दिखाई देते हैं, यानी बहुत सारे अलंकरण जो है होने लगते हैं, जैसे नाग नागिन के डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं, पिलास्टर के साथ चैत्या मेडेलियन दिखाई देने लगते हैं, व्याल का अंकन दिखाई देता है, बास रिलीफ दिखाई देते हैं। इसके अलावा बरंड जो है हमें प्राप्त होने हैं, और इसके अलावा कनिक पग जो है हमें प्राप्त होते हैं, जो कि 5 भूमिज में जो है डिवाइडेड हैं। ये सब जो है हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा ग्रह पैनल केतु के पहली बार डिपिक्शन जो है हमें ट्रांजिशनल फेज में ही प्राप्त होते हैं। यानी जो अष्टग्रह थे अब वो क्या हो जाते हैं, मंदिरों में नवग्रह के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि भारत में हजारों साल पहले ही भारत के लोग जो है 9 ग्रहों से परिचित थे और अपने मंदिरों में 9 ग्रहों का डिपिक्शन कर रहे थे। और आज हमने नासा बताया कि 9 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, नासा बताता है। हमारे हजारों साल पहले जो है मंदिरों में 9 ग्रहों के, अष्टग्रहों के डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं, और वो मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते हैं उनके ऊपर जो प्रस्तर होती उसके ऊपर बनाए जाते थे। सो जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह पैनल है, वो एक परमानेंट फीचर के रूप में जो है हमें उड़ीसा के मंदिरों में दिखाई देता है। सो मुक्तेश्वर मंदिर की हमने बात की। मुक्तेश्वर मंदिर जो है हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है पिरामिडिकल जो टावर है, पीढ़ा देउल जिसे बोलते हैं, वो पिरामिड शेप में ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। नहीं, स्लोपिंग टायर्स की संख्या बढ़ जाती है। जो बाहरी दीवारें हैं उनमें हमें जो है बहुत सारे एरोटिक स्कल्पचर्स दिखाई देने लगते हैं, मिथुन आकृतियां दिखाई देती है, नाग नागिन के डिपिक्शन दिखाई देते हैं, व्याल के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि हमें ट्रांजिशनल फेज में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर दिखाई देता है, ये है तोरण, जो कि अत्यंत अलंकृत है। ये मुक्तेश्वर का एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में जो है माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो प्लान है, परशुरामेश्वर से तुलना करें तो मुक्तेश्वर का जो प्लान है वो हमें डेवलप फॉर्म में और दिखाई देता है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, और बहुत सारे मोल्डिंग्स की संख्या जो है, जो बाहरी दीवारों पे जो मोल्डिंग्स है उनकी संख्या जो है हमें बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो पिलर्स थे वो यहाँ पर गायब हो जाते हैं। एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि उड़ीसन आर्किटेक्चर में, कलिंगन आर्किटेक्चर में हमें पिलर का लगभग न के बराबर प्रयोग किया गया, यानी पिलर का कम से कम प्रयोग जो है उड़ीसा आर्किटेक्चर की एक विशेषता के रूप में जो है दिखाई देती है। तो जो पिलर्स आपको परशुरामेश्वर में दिखाई दे रहे थे वो मुक्तेश्वर तक आते आते जो है पिलर्स जो है गायब हो जाते हैं। हाँ, पिलास्टर जरूर प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में राजा रानी मंदिर भी आता है। राजा रानी मंदिर के ऊपर मैं बात करूं तो राजा रानी मंदिर के ऊपर जो है हमें जो प्रभाव दिखाई देता है वो सेंट्रल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के प्रभाव जो है राजा रानी मंदिर के ऊपर जो है हमें पूरी तरीके से दिखाई देते हैं। सो इसका जो देउल है वो रेखा देउल प्रकार का नहीं है, उसके ऊपर जो है हमें सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है, जिस प्रकार के हमें मंदिरों के साक्ष्य दिखाई दे रहे थे उस प्रकार के जो है
खजुराहो वाले प्रकार हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है पीढ़ा देउल जो है यानी जगमोहन के ऊपर जो शिखर है उसके टायर्स, स्लोपिंग टायर्स जो है उनकी संख्या ग्रेजुअली बढ़ रही है और ये मंदिर इनकम्प्लीट है, ये मंदिर कभी पूरा नहीं हुआ था। इसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। तो ये राजा रानी मंदिर जो है एक इकलौता उदाहरण माना जाता है उड़ीसन आर्किटेक्चर में जिसके ऊपर सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर का प्रभाव है। तो जब भी आप भुवनेश्वर जाएं तो आपको राजा रानी मंदिर जरूर देखना चाहिए। राजा रानी इसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज ऑफ प्रस्तर, जो प्रस्तर यूज किया गया उस प्रस्तर को लोकली स्थानीय नाम जो था वो राजा रानी था। तो इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है और इसमें बहुत सारे नए क्राउनिंग एलिमेंट जो है हमें जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर हमें बहुत सारे जो है सुंदर स्कल्पचर्स जिसमें अप्सराओं के डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं वो जो है प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो गर्भगृह है वो स्टिल जो है अभी भी हमें स्क्वायर दिखाई देते हैं अंदर की तरफ से, और ये राजा रानी मंदिर का प्लान है। अगला जो मंदिर है वो ब्रह्मेश्वर मंदिर है। ये भी जो है एक उसकी विकास क्रम को जो है दर्शाता है और नेक्स्ट जो फेज है वो कल्मिनेशन फेज के नाम से जाना जाता है जिसे हम 11 to 13 सेंचुरी एडी के बीच जो है हम रखते हैं। और इस काल की बात करें तो सोमवंशी शासकों का और गंग शासकों का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है इन मंदिरों के निर्माण में, हमें जो है दिखाई देता है। और जो मंदिर निर्मित हुए उसकी बात करें तो जो बट जो संरचना थी उसके 5 डिवीजन हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि पभग, तलजंघा, बंधन, ऊपर जंघा एंड द बरन। ये कुछ नए प्रकार हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा पभग में भी जो है हमें मोल्डिंग की संख्या बढ़ जाती है, जैसे खुर, कुंभ, पट, कनी और बसंत। ये अलग अलग नए कंपोनेंट जो है कल्मिनेशन फेज में इंट्रोड्यूस होते दिखाई देते हैं। अगर हम गंडी की बात करें तो गंडी जो है एक तरीके से जो है उसमें जो है अंग शिखर के डिपिक्शन हमें दिखाई देते हैं, इसे मिनिएचर टेम्पल कह सकते हैं। इसके अलावा पग के प्रोजेक्शन हमें दिखाई देते हैं। जो आमलक शिला है उसमें जो है हमें देउल चारेनीश जो हमें सीटेड डिविनिटीज दिखाई देती हैं एंड दोपिचा सिंह जो है बेकी के रूप में जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल मोटिव्स की संख्या हमें बढ़ जाती है और जो स्कल्पचरल एक्सेलेंस है वो हमें जो है उसमें फीमेल फिगरिन बहुत सुंदर ढंग से बनाने लगते हैं इस काल में आते आते। और आइकोनोग्राफी जो है हमें एक डेवलप फेज में जो है कल्विनेशन फेज में जो है हमें दिखाई देती है। इसके अलावा जो है जो पिस्ट और जो प्लेटफॉर्म है वो एक रेगुलर फीचर के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा जो है एक 2 और एडिशन होते हैं। मैंने बोला कि उड़ीसन आर्किटेक्चर के 2 प्रमुख कंपोनेंट है। पहला है देउल जिसे हम रेखा देउल कहते हैं और दूसरा है जगमोहन जिसे पीढ़ा शिखर जिसका होता है पीढ़ा देउल प्रकार का होता है। लेकिन 2 नए कंपोनेंट जो हमें जुड़ते हैं वो है नट मंडप और भोग मंडप, जो कि इस काल की प्रमुख विशेषता के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और आपको ऐसे भी मंदिरों के उदाहरण दिखाई देंगे जिनमें आपको पता चलेगा कि जैसे कि लिंगराज मंदिर हो चाहे पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो, यहाँ पर नट मंडप और जगमोहन जो है बाद में जोड़े गए। यानी शुरुआती दौर में जब लिंगराज और पुरी के जगन्नाथ मंदिर बना तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपोनेंट थे, या तो श्री देउल था और जगमोहन था। दो ही श्री देउल और जगमोहन दिखाई देते हैं। और बाद में जो नटमंडप भोग मंडप है ये लेटर फेज में जो है कंस्ट्रक्ट किए गए, इसलिए वो सेम एक्सिस में आपको जो है नहीं प्राप्त होंगे, उसमें थोड़ा सा जो है आपको अंतर जो है दिखाई देगा। इसके अलावा जो है हमें सब्सिडरी श्राइन्स जो है इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं और दिक्पालों के डिपिक्शन हमें दिखाई देते हैं जिसमें जो है फीमेल के डिपिक्शन किए गए हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं लिंगराज मंदिर है। दूसरा जो हमें दिखाई देता है लिंगराज मंदिर का ये शिखर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जो कि रेखा देउल प्रकार का जो है शिखर है, और किस प्रकार से जो सिंह हैं एक कॉमन परमानेंट फीचर के रूप में हमें जो है दिखाई देने लगते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे आपके ट्रांजिशनल फेज में इंट्रोड्यूस हुए थे, वो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में जो है दिखाई देते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं लिंगराज मंदिर का प्लान है जो कि अंदर से देख सकते हैं गर्भगृह जो है पूरी तरीके से स्क्वायर है, पर बाहर की दीवारों में जो है आपको बहुत सारे जो है मोल्ड्स जो है आपको दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो है जो जगमोहन है वो 4 स्तंभों आधारित है। हमने पहले भी आपको बोला कि कम से कम प्रयोग जो है पिलर्स का, स्तंभों का हमें उड़ीसन आर्किटेक्चर में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है लेटर फेज में 13th सेंचुरी आते आते जो है गर्भगृह और जगमोहन के बाद जो है
नट मंडप और भोग मंडप, ये दो एलिमेंट जो है ये बाद में जो है ऐड ऑन किए गए थे। सो उड़ीसा नाट्य के दो ही मेन कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे और ये दोनों हैं जिसको बोलते हैं रेखा देउल और पीढ़ा देउल। ये दो प्रमुख जो है कंपोनेंट के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और इसी क्रम में इसका जो कल्पनेशन हमें दिखाई देता है उड़ीसा आर्किटेक्चर का, वो हमें दिखाई देता है सन टेम्पल कोणार्क में, जिसके ऊपर अलग से हम एक लेक्चर जो है हम तैयार करके आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए इसकी डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है रेखाल देउल दिखाई दे रहा है, जगमोहन दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर नट मंडप है और भोग मंडप को एक अलग यूनिट के रूप में जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। सो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से डिस्कशन किया कि किस प्रकार से जो है उड़ीसा में मंदिरों का आरंभ होता हुआ दिखाई देता है और किस प्रकार से उड़ीसा के जो मंदिर हैं उनको हम 3 चरणों में विभाजित करके उनका अध्ययन कर सकते हैं और उनके एवोल्यूशन और डेवलपमेंट को हम समझ सकते हैं। और इसमें हमने आपको मुख्य रूप से 3 चरणों की बात की, फॉर्मेटिव फेज, ट्रांजिशनल फेज एंड हमने बात की कल्मिनेशन फेज की बात की, और इसके अंतर्गत कौन कौन से नए एलिमेंट जुड़े हमने उसके बारे में आज की क्लास में चर्चा किया। सो थैंक यू, धन्यवाद।